नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी नई कहानी जो आपकी रूह तक को कपकपा देगी। तैयार हो जाइए एक खौफनाक सफर के लिए, क्योंकि ये है कहानी अंधेरे की। रात के 11 बज रहे थे। अयान की पुरानी जीप राजस्थान के रेतीले रास्तों पर हिचकोले खा रही थी। उसके साथ समीर, ईशा और रिया थे। वे एक घोस्ट हंटिंग व्लॉग बनाने के लिए चिलचिलाती बावड़ी नाम के एक ऐसे गांव जा रहे थे जिसका नक्शे पर कोई नामो निशान नहीं था। अयान ने अचानक ब्रेक मारा क्योंकि हेडलाइट की रोशनी में एक बूढ़ा आदमी दिखा जिसके हाथ में लाल लालटेन थी। उसने डरावनी हंसी के साथ चेतावनी दी कि वहां जाने वाले रास्ते तो हैं, पर वापस आने वाले नहीं। जैसे ही वे गांव की सीमा में घुसे, तापमान एकदम से गिर गया। वहां की हर झोपड़ी पर खून से उल्टा स्वास्तिक बना हुआ था और खाली झूले अपने आप झूल रहे थे। गांव के बीचों बीच बनी उस बावड़ी से सैकड़ों औरतों के सिसकने की आवाज आ रही थी। विक्रम, जो एक पुरातत्वविद था, इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। उसके साथ समीर अपना कैमरा सेट कर रहा था और ईशा ड्रोन से फुटेज ले रही थी। गांव का गाइड राजू बार बार हाथ जोड़ रहा था कि रात होने से पहले यहां से निकल चलो, क्योंकि परमिट इंसान दे सकता है, आत्माएं नहीं। जैसे ही सूरज पूरी तरह ढला, सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि कानों में सीटी बजने लगी। अचानक ईशा के ड्रोन ने दूर एक घर में रोशनी पकड़ी। जब वे वहां पहुंचे तो अंदर एक पुरानी शादी का मंडप सजा था और अदृश्य जोड़ा फेरे ले रहा था। समीर ने जैसे ही इसे रिकॉर्ड करना चाहा, आग भभक उठी और राजू डरकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अब वे तीनों अकेले थे। वे राजू को ढूंढते हुए दीवान सालम सिंह की हवेली के अंदर गए। सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा था। समीर एक कमरे में घुसा जहां दीवारों पर पालीवाल ब्राह्मणों के प्राचीन श्राप लिखे थे। अचानक दरवाजा बंद हुआ और अंधेरे से एक बिना चेहरे वाली दुल्हन की आवाज आई, समीर, मेरा सिंदूर कहाँ है? जब विक्रम और ईशा ने दरवाजा तोड़ा तो समीर गायब था। बस उसका टूटा हुआ कैमरा फर्श पर पड़ा था। तभी बाहर से राजू की चीख सुनाई दी। वे बावड़ी की तरफ भागे और देखा कि राजू पानी के बीच खड़ा पागलों की तरह हंस रहा था। उसने बावड़ी का एक पत्थर चुराने की कोशिश की थी। तभी पानी से अनगिनत कंकाल जैसे हाथों ने उसे पकड़कर गहरे अंधेरे में खींच लिया। विक्रम और ईशा जान बचाकर गेट की तरफ भागे, लेकिन गांव का भूगोल बदल चुका था। वे बार बार घूमकर उसी हवेली के पास आ जाते। अचानक पूरी गलियों में सैकड़ों मशालें जल उठी और मृत ग्रामीणों का एक जुलूस निकलने लगा। उनके बीच एक पालकी थी जिसमें वही बिना चेहरे वाली दुल्हन बैठी थी और उसके पीछे समीर एक कठपुतली की तरह चल रहा था। विक्रम समझ गया कि श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक दीवान की आत्मा को मुक्त नहीं किया जाता। वे हवेली के जहरीले तहखाने में पहुंचे जहां दीवान की कब्र थी। वहां एक काले साए ने विक्रम पर हमला किया, लेकिन ईशा ने हिम्मत दिखाकर कब्र पर रखा भारी पत्थर हटा दिया। एक तेज नीली रोशनी निकली और दीवान की रूह को अंदर खींच लिया। सुबह की पहली किरण फूटते ही सारा मंजर गायब हो गया। समीर बेहोश मिला, पर राजू का कोई सुराग नहीं था। वे तीनों गाड़ी में बैठकर जैसलमेर की तरफ भागे। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए विक्रम खामोश था, पर ईशा ने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में वही काला पत्थर था जो राजू ने बावड़ी से निकाला था। उसने खिड़की के शीशे में अपनी परछाई देखी। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थीं और वहां सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। कुलधारा का श्राप खत्म नहीं हुआ था। वो ईशा के साथ शहर की तरफ बढ़ रहा था। शहर की भीड़ भाड़ और चकाचौंध के बीच वो काला पत्थर ईशा की जेब में एक सुलगते अंगारे की तरह भारी महसूस हो रहा था। जैसलमेर की सीमा पार करते ही विक्रम और समीर को लगा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन असली खौफ तो अभी शुरू होना था। जैसे ही वे अपने अपार्टमेंट पहुंचे, ईशा ने वो पत्थर अपने कमरे की दराज में छिपा दिया। उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, ईशा के घर के बिजली के उपकरण अपने आप चालू होने लगे। टीवी पर बिना किसी सिग्नल के सफेद झिलमिलाहट आ रही थी और धीरे धीरे उस झिलमिलाहट से वही चिलचिलाती बावड़ी का दृश्य उभरने लगा। समीर, जो सदमे से उभरने की कोशिश कर रहा था, अपने घर में सोया था। तभी उसे अपने बिस्तर के नीचे से किसी के सिसकने की आवाज आई। उसने नीचे झांका तो देखा कि फर्श पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान बने थे जो सीधे उसकी अलमारी की ओर जा रहे थे। जब उसने डरते हुए अलमारी खोली तो अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि रेत से भरा वही पुराने जमाने का दूल्हे का जोड़ा रखा था जिसे उन्होंने गुलधारा के उस खंडहर में देखा था। अचानक कमरे का तापमान इतना गिर गया कि समीर की सांसें जमने लगी।
उसने भागने के लिए दरवाजा पकड़ना चाहा, पर उसका हाथ जम गया। हैंडल की जगह किसी ठंडी सूखी हड्डी ने उसका हाथ थाम लिया था। अगली सुबह विक्रम जब ईशा के घर पहुंचा तो उसने देखा कि ईशा आईने के सामने बैठी अपनी मांग में लाल सिंदूर की जगह जलती हुई राख भर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। विक्रम ने चिल्लाकर उसे रोकना चाहा, पर ईशा की आवाज अब उसकी अपनी नहीं थी। उसमें सैकड़ों औरतों की चीखें खुली हुई थी। उसने मुड़कर विक्रम की ओर देखा और कहा, वो पत्थर वापस मांग रहे हैं विक्रम। कुलधारा खाली नहीं हुआ था, वो बस हमारे अंदर बसने का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त पूरे शहर में अजीब सी घटनाएं होने लगी। जिन लोगों ने समीर का वो लाइव व्लॉग देखा था, उन सभी के घरों के बाहर वही उल्टा स्वास्थ्य को भराया। आधी रात को शहर की सड़कों पर गाड़ियों के शोर के बीच घोड़ों की टापों और पुरानी पालकी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। विक्रम समझ गया कि वे उस श्राप को गांव में छोड़कर नहीं आए थे, बल्कि उसे अपने साथ एक महामारी की तरह ले आए थे। अब जैसलमेर की गलियों में भी वही बिना चेहरे वाली दुल्हन घूम रही थी, और हर वो शख्स जिसने उस पत्थर या उस ब्लॉक को देखा था, धीरे धीरे मिट्टी के पुतले में बदलता जा रहा था। कुलधारा अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, वो धीरे धीरे पूरे शहर को निकल रहा था। विक्रम ने अपनी आंखों के सामने ईशा को मिट्टी के पुतले में बदलते देखा। उसकी त्वचा धीरे धीरे पत्थर जैसी सख्त और धूसर हो रही थी। तभी अचानक कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ टूट गईं और रेगिस्तानी हवा का एक झोंका अंदर आया, जिसमें जैसलमेर की रेत नहीं बल्कि कुलधारा की शमशानी राख थी। विक्रम समझ गया कि भागने का समय खत्म हो चुका है। उसने अपनी मेज पर रखी उस पुराने शोध पत्र को देखा, जिसमें लिखा था, श्राप केवल रक्त से शुरू होता है और रक्त पर ही खत्म। उसने एक कांपते हाथ से अपनी अलमारी से एक पुरानी खंजर निकाली और ईशा के हाथ से वो काला पत्थर छीन लिया। जैसे ही उसने पत्थर छुआ, उसके दिमाग में उन हजारों ब्राह्मणों की चीखें गूंजने लगी जो उस रात गायब हुए थे। उसे एहसास हुआ कि वे गायब नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें उसी बावड़ी के नीचे जिंदा दफन कर दिया गया था। विक्रम चिल्लाया, मैं इसे वापस ले जाऊंगा। लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी परछाई उभरी। वो समीर था, या जो कुछ भी समीर के शरीर के अंदर अब बचा था। समीर की आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके मुंह से रेत गिर रही थी। बहुत देर हो गई विक्रम, समीर की बढ़ी हुई आवाज गूंजी। गांव अब यहाँ आ चुका है। विक्रम ने खिड़की से बाहर झांका और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आधुनिक शहर की गगनचुंबी इमारतों के बीच वही पुराने खंडार उभर रहे थे। सड़क पर गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन उनके अंदर बैठे लोग बत्तल ही बन चुके थे। पूरा शहर एक विशाल कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका था। तभी वो बिना चेहरे वाली दुल्हन हवा में तैरती हुई विक्रम के सामने आई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और विक्रम के सीने पर अपनी बर्फीली उंगलियां रख दी। विक्रम की धड़कनें रुकने लगी। उसने आखिरी बार ईशा की तरफ देखा, जो अब पूरी तरह एक बेजान मूर्ति बन चुकी थी। जैसे ही विक्रम की आंखें बंद होने लगी, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर भी धीरे धीरे रेत में बदल रहा था। शहर का शोर खत्म हो चुका था और अब केवल वही पुरानी सिसकियां और धूल भरी हवा का शोर बाकी था। कुलधारा का श्राप अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं था, उसने पूरे आधुनिक समाज को अपने आगोश में ले लिया था। अगले दिन जब सूरज उगा तो वहां न कोई इंसान था, न कोई हलचल, बस मीलों तक फैला एक सन्नाटा था और हर घर के बाहर एक खाली झूला अपने आप छोड़ रहा